जी मैम, ओवर टू यू। आप आई कोड को भी इंट्रोड्यूस करवा दें और एक इंट्रोडक्शन भी दे दें आर्टिस्ट का। Okay, let me share my screen. जी, मेरी आवाज क्लियर है और स्लाइड सबको शो हो रही? जी मैम। ओके, जबरदस्त। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई कोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज आई कोड गुरु, जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये है कि आई कोड गुरु का मोटिव जो है वो शेयर लर्न एंड ग्रो है। आप अपना नॉलेज जो आपके पास है वो आप शेयर करते हैं दूसरों से, और दूसरों से सीखते हैं यहाँ पे, और सब मिलके ग्रो करते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है। हमारा मिशन ये होता है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी को इनहेंस करें, ऐसी स्किल्स डेवलप करें स्टूडेंट्स में जो हाई टेक जाइंट्स में डिमांडिंग है। ठीक है, जो उनको चाहिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, amazon है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, ये सारी कंपनीज, इनको जो स्किल्स अपने एम्प्लॉयज में चाहिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं गाइड करने के लिए। ठीक है। हमारा फोकस क्या है और किस तरह से हम काम करते हैं? हमारा पर डे 6 सेशंस होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है 9 PM पे, और हमारी वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। मेनली हमारा कोडिंग पे फोकस होता है, उसके लिए हम लीड कोड सेशन करते हैं। आइल्स और जीआरई के कोर्सेज फ्री प्रोवाइड करते हैं, और पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर, ये जितने भी सारे कोर्सेज आपको मेंशन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इन सब पे हमारा फोकस होता है। ठीक है। हमारे जितने भी सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, और अगर किसी का सेशन कभी मिस हो जाता है, इन दैट केस वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। बट डोंट रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग्स, आप ट्राई किया करें कि आप लाइव सेशन में आए, ताकि आपकी टू वे लर्निंग हो जाए। रीसेंट अचीवमेंट्स की बात करें आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स की, तो 200+ इंटरनेशनल अवार्ड्स आई कोड के स्टूडेंट्स ने अभी तक विन किए हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में और कोडिंग कंपटीशन में। और इसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस भी सिक्योर किए हैं यूएसए में, जर्मनी में, कनाडा में। ठीक है। लोकल इंटर्नशिप, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब भी सिक्योर किए हैं। हमारा यहाँ पे बूट कैंप भी चलता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। ठीक है। इसमें हम फुली आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि आप इस बूट कैंप को लेने के बाद एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लें। CS50 पजल डे हमारा हुआ था, उसमें हमारी जितनी भी टीम्स ने इस पजल गेम में, इस पजल डे में ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था, उन सबके हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ठीक है। हम हर मंथ हैकाथॉन्स में जाते हैं, मोर देन 2 हैकाथॉन्स में मोस्टली ईच मंथ हम चले जाते हैं। 7 मेंटोर्स हमारे कोडिंग प्लेस, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, वहां पे 7 मेंटोर्स पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए थे, और वो सारे मेंटोर्स जो थे वो आई कोड गुरु से थे। 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु से पार्टिसिपेट किया था गूगल कोड जैम में, जो कि
कोडिंग कंपटीशन है गूगल का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, आप पहले लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे iCode गुरु को, और जो दूसरा लिंक है वो हमारा फेसबुक का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं या जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल, आप वहाँ से देख सकते हैं। सर आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं चैट में इफ पॉसिबल। किसी का iCode के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके ठीक है, मुझे बताइएगा मेरी सेकंड स्लाइड भी विजिबल है? जी इज इट मैम विजिबल? विजिबल है। ओके अच्छा, तो हमारा जो 7 PM पे कोर्स स्टार्ट हुआ है वो आइल्स का है, जिसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें सारी जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको कवर किया जाएगा। बेसिकली आइल्स हम क्यों देते हैं, जब भी हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है या फिर हमें बाहर जाना होता है पढ़ने के लिए, काम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो आइल्स क्लियर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है ना। तो हमें जब हम बाहर जाएंगे तो हमें इंग्लिश के बेसिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमारी उसमें अच्छी ग्रिप हो, हम उसको रीड कर सकें, हम उसको राइट कर सकें, हम उसको अच्छे से स्पीक कर सकें। ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं, बस इतना कि अगले को हमारी बात समझ आ जाए, इजीली हम कन्वे कर लें अपनी बात को। ठीक है, तो आइल्स का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, जो कि ग्लोबली इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में यूज होता है। जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में बाहर पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये टेस्ट देना होता है और इसमें अच्छे बैंड सिक्योर करने होते हैं ताकि आप जो है वो एलिजिबल हो जाए। इस कोर्स में हम आइल्स का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से तैयारी करते हैं, प्रिपेयर कैसे करना है, और प्रिपरेशन की जो टिप्स हैं वो चीजें जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे, ना कि सिर्फ हम बता रहे हो कि ये कर लें, इधर से वेबसाइट है यहाँ से देख लें। तो हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के जरिए करेंगे ताकि हम अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं ट्रेनर से, क्योंकि टीचर नहीं होते हैं, वो भी आपकी तरह ही अपनी प्रैक्टिस के लिए ही हम सब आ रहे होते हैं। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, इसी तरह से iCode जो है वो चल रहा है। अच्छा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिए कि हमारी जो लैंग्वेज है वो नेटिव इंग्लिश नहीं है, तो उसको, उसकी प्रोफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए हम आइल्स जो है वो उसके प्रिपरेशन करते हैं और उसको उसका टेस्ट देते हैं। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग अब्रॉड, ताकि हमारे अच्छे बैंड्स आ सकें और इस चीज की एक प्रूफ हो सके कि हम आइल्स के चारों मॉड्यूल्स में, यानी जो इंग्लिश के हैं सारे मॉड्यूल्स, उसमें बहुत अच्छे से पास हो गए हैं, या फिर हम, हमारी प्रोफिशिएंसी है उसमें, लाइक हम अच्छे से लिसन कर सकते हैं, हमें समझ आ जाती है इजीली। अगर हम इंग्लिश सुन रहे हैं लिखी हो तो हम इजीली रीड कर लेंगे, राइटिंग एबिलिटी उसमें अच्छी है और अच्छे से बोल लेंगे। ठीक है, उसमें कोई हेजिटेशन ना हो। तो बेसिकली इसके होते ही 4 मॉड्यूल्स हैं, एक लिसनिंग होता है, एक रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, 1 बाय 1 हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले स्पीकिंग को देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसको जज किया जाता है। जैसे 1-to-1 इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर हमारे सामने होता है और हम इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। वो क्वेश्चन करेंगे, हमने आंसर करना होगा, वो जो पूछेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, हमारी ग्रामर ठीक हो, उसमें जो हम बोल रहे हो वो मीनिंगलेस ना हो। ठीक है, उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होना चाहिए। बेसिकली ये 3 पार्ट्स में होता है। आपका पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपसे कुछ पर्सनल सवाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम पूछ लेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप कितने बहन भाई हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको फिर ऐसा नहीं है कि आपको 1 और 2 वर्ड्स में आंसर करना है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उसको, और बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में आंसर करना है। फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, स्पीकिंग मॉड्यूल की बात हो रही है, जिसमें आप
उसके ऊपर जो अपना सजेशन, अगर वो आपसे फॉर एग्जांपल सजेशन मांग रहे हैं तो आपने वो देना है, और वो भी उसी टॉपिक के जो है ना टॉपिक में से हो, कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अगर कभी ट्रिप पे गए हैं, अगर आप किसी भी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ट्रिप पे गए हैं या कॉलेज ट्रिप पे गए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आपने सिर्फ उस ट्रिप के रेलिवेंट ही, अपने एक्सपीरियंस के रेलिवेंट ही बात करनी है। इसके अलावा आपने बातें जो है वो शेयर नहीं करनी इधर उधर की, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम कहीं फेस करना पड़ी, आप वो बता रहे हैं, कोई भी टॉपिक, जनरल टॉपिक हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ साइंटिफिक हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको इससे गर्ज नहीं है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या वट जो भी, क्योंकि आइल्स जो है वो जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो इस वजह से कोई भी टॉपिक हो सकता है। फिर आ जाता है डिस्कशन, कि कोई भी टॉपिक को वो डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रिप के बारे में है, वो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन में। वो पूछ सकते हैं कि आपने क्या-क्या कुछ एक्सप्लोर किया, ठीक है? वो उसमें फिर आपको क्या-क्या सीखा आपने, कुछ भी हो सकता है ना? तो डिस्कशन या उसी प्रॉब्लम में से या उसी सजेशन से कंटिन्यू की जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो टॉपिक उससे हट के भी हो सकता है, सही है? तो हमें हर दफ़ा जो भी टेस्ट देने जाते हैं, सबके पास टॉपिक, क्वेश्चंस जो भी डिस्कशन के लिए वो जो भी पूछ रहे होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। हर एक का दूसरे से डिफरेंट है। आप रटलाइज़ेशन नहीं कर सकते, जिसको क्रैमिंग कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते आप, कि अच्छा मेरे फ्रेंड ने दिया है आइल्स, उसने ये सवाल पूछ लिए, तो मैं भी इसी तरह के सवाल जो है ना वो याद कर लेता हूँ, तो मुझसे भी ये पूछ लेंगे, भई ऐसा नहीं होता। ठीक है? आपको फुली प्रिपेयर्ड रहना है हर तरफ से, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जनरल नॉलेज का भी हो सकता है, तो थोड़ी नो-हाउ हर चीज़ की रखनी। ठीक है? आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, इसमें बताया ये है कि मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि आपको किस चीज़ पे फ़ोकस रखना है। आपकी बोलते हुए आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, वो फ्लुएंसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है? अगर आपको लगे कि किसी जगह आप गलत बोल गए हैं, आपने वहाँ रुकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, बोलते जाना है। आपको पता है कि आप गलत बोल गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रुक गए हैं ना, वहाँ पे फ्लुएंसी जो है वो खराब हो जाएगी, और जब वो खराब हो जाएगी, फिर उसके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? और एक्यूरेट बात करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वोकैब्युलरी, एक बात आपने एक वर्ड रिपीट कर लिया, मतलब एक बार बोल लिया, उसको रिपीट नहीं करना। रिपिटिशन अवॉइड करनी है, सिनोनिम ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में हो एक वर्ड के, 2 से 3 हो जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रिपीट तो नहीं होते हैं ना वर्ड्स, तो 2 से 3 आपके हर वर्ड के सिनोनिम आपको पता होने चाहिए, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है? अच्छा। स्पीकिंग के लिए जो टेस्ट टाइम होता है वो 11 से 15 मिनट के दरमियान, यानी 10 से 15 मिनट के दरमियान में कवर हो जाता है, और इससे ज़्यादा टाइम उस पे नहीं लगता, लाइक आपको इतना ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। रीडिंग मॉड्यूल की तरफ आते हैं, तो इसमें आपकी राइटिंग, सॉरी, ये मैंने इसको राइटिंग यहाँ पे मेंशन करना था, ये बाय मिस्टेक इसको मैंने रीडिंग मेंशन कर दिया है। अच्छा, इसमें आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है कि आप किस तरह से कितने अच्छे तरीके से एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कितना अच्छे से राइट कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें 3 होते हैं पैसेजेस, बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स। इन 3 पैसेजेस में से, मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी टॉपिक होगा वो किसी बुक में से आया होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है वो किसी बुक में से हो, या किसी न्यूज़पेपर में से हो, या जर्नल में से हो। ये तीनों मैंने इसलिए मेंशन कर दिए ताकि इन तीनों में से कोई एक भी किसी एक जगह से भी आ सकता है। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ा करें, अगर बुक्स हैं आपके पास इंग्लिश बुक्स पढ़ा करें, ठीक है? कुछ देख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में देखा करें, सुना करें, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना अच्छा आप लिख भी पाएँगे, उतना अच्छा बोल भी पाएँगे। ठीक है, तो टोटल टाइम इसका 11 टू 14 मिनट्स, यानी 10 से 15 मिनट के दरमियान कवर हो जाता है। 40 क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक, होल्ड अ सेकंड।
सर जब तक मैम आती हैं हम कुछ जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कोई ऐसा पर्सन जिसको अभी आइडिया ना हो कि हम आर्ट्स क्यों करते हैं। आई थिंक सर ऐसा तो कोई नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है सर हाँ हाँ पूछिए। कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सेशन में आने से पहले हमें क्या आता हो? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सेशन में आने से पहले आप में इतनी एनर्जी हो कि हमारी बातों को फॉलो कर सकें बस। ओके सर। हाँ क्योंकि हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी कोर्सेज भी चला चुके हैं, ट्रेन भी कर चुके हैं, तो हमें आइडिया है कि कमज़ोर स्टूडेंट भी हो तो वो किस पॉइंट पर खड़ा होता है ना। ठीक है, तो जी हम जी। सबसे पहले ये तो एक इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही फिर हम मॉड्यूल्स की तरफ आएंगे तो ये जो इंट्रोडक्शन होगा ये आपको मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिसनिंग मॉड्यूल पे हमने सबसे पहले जंप कर लिया। ठीक है, लिसनिंग मॉड्यूल पे जंप कर लिया, जैसे ही वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ए फॉर एग्जांपल एक हमने किया है उसकी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। ठीक है, दूसरा किया है उसमें आप कुछ आंसर्स देना आपने शुरू कर दिए। ठीक है, तीसरे में उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिए, चौथे टेस्ट में उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब फर्स्ट टाइम जो है वो किसी को कुछ नहीं आ रहा होता ना। ठीक है, ओके। क्योंकि हमें पता ही नहीं आर्ट्स पेपर आर्ट्स है क्या, टेस्ट किस तरह का होगा। फिर हम जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये समझ लें फिर ऑटो पायलट पे लग जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो फीमेल जो है अक्सर घरों में काम कर रही होती हैं, मतलब किचन में काम कर रही होती हैं, तो क्या कर रही होती हैं, बाज दफ़ा उन्होंने कॉल भी सुन रही होती हैं, ठीक है, गपशप कर रही होती हैं, और साथ में कोई खाना वगैरह भी बना रही होती है ना। तो मतलब खाना बनाना उनके एक तरह से ऑटो पायलट पे लगा होता है, साथ साथ दूसरे काम भी कर रही होती हैं। इसी तरह बॉयज़ की अगर कोई एग्जांपल लें तो हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है, एक हाथ से, और एक हाथ से हमने मोबाइल पकड़े कान पे लगाया होता है। तो वो बाइक चला चला के हम इतने एक्सपर्ट हो गए होते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि हम कॉल पे भी बात कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही है ना। तो वो प्रैक्टिस कर करके फिर हम इस तरह के हो जाएंगे, हमें फिर बहुत आसान लगेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें किस वक्त पता चलेगा कि हम अब IELTS के लिए रेडी हो गए। ऑफ कोर्स। चलिए आपको ये बता देता हूँ। तो जिस वक्त आप सेशंस के अंदर खुद को बाकी स्टूडेंट्स से बेहतर महसूस कर रहे होंगे, मतलब कोई आप सेशंस में आएंगे और आपको लग रहा होगा कि हमने सेशन में अब कुछ नहीं सीखा, जो भी बातें हुई वो हमें पहले से ही पता थी। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा ना उस वक्त वो एक इंडिकेशन होगी कि अब आप प्रिपेयर हो चुके हैं IELTS देने के लिए। ओके ओके सही। नो, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था ना कि आपने वेल एक्सप्लेन कर दिया कि एक होता है ना कि ये प्रैक्टिस इसमें हम करेंगे, उसके अलावा जो एक वोकेबलरी होती है या ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसके हवाले से हाँ मैंने वो पूछा। ठीक है। अच्छा एक तो सबसे पहली बात कि हम थोड़ा सा ना ग्रामर को भी डिस्कस कर लेंगे। वो कोई इतना ही मतलब बड़ा इशू नहीं है। असल में एक्चुअली हमें ना अब बहुत से ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, जिस वक्त हम सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं तो हम वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया उसको कहते क्या है। ठीक है, बिल्कुल ये। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। तो वो जिस वक्त हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो अगर हम नाम भी डिस्कस करें तो हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम्म। हम बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है ग्रामर की। ठीक है, और वोकेबलरी जो है वो वक्त के साथ साथ खुद ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनकी इतनी अच्छी नहीं भी होती वो भी IELTS क्लियर कर जाते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी की हो। ठीक है, श्योर। इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर जाते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? आवाज आ रही? जी मैम आ रही है। ओके। अच्छा, तो हम कहाँ थे? एक्चुअली मेरी स्लाइड्स के साथ आई थिंक कोई छेड़खानी हुई है, तो ये मिक्सअप हो गया, रीडिंग मॉड्यूल एंड राइटिंग मॉड्यूल। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, विच इज एक्चुअली रीडिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो
अगर किसी की मिसकंसेप्शन है तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता देती हूँ रीडिंग मॉड्यूल का, कि इसमें आपकी कि आप कितना अच्छा देख के पढ़ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। आपको जब वो पता लगना शुरू हो जाएगा ना सेशन में प्रैक्टिस कर करके, कि अच्छा अभी मैं इस पैसेज को रीड कर रहा हूँ, इसके रेलेवेंट अगर मुझे कोई बात नेक्स्ट पैसेज में मिलती है तो फौरन मेरे माइंड ने क्लिक करना है कि ओके ये बात मैंने पहले पढ़ी हुई है। और फिर जब आपके क्वेश्चंस की बारी आती है, जो कि जैसे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स होते हैं, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर वो क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होती है, आपने उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें बेसिकली यही होता है कि बुक्स, न्यूज़पेपर या जर्नल से लिए जाते हैं 40 क्वेश्चंस और उसकी आप करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बजाय मुझे फोकस करना चाहिए उन क्वेश्चन पे जिनके ज्यादा ग्रेड्स मिल सकते हैं और उनकी मैं प्रैक्टिस अच्छी कर लूं, बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल अगर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एक सेक्शन ऐसा है जिसके 10 है ग्रेड्स और एक सेक्शन ऐसा है जिसके 3 या 4 है, तो आप 3 या 4 वाले पे ज्यादा फोकस नहीं रहेंगे, आप 10 वाले पे रहेंगे। तो ये वाली चीजें भी हम देख रहे होंगे इसमें। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बेहतर ये है कि हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस कर लें। तो इट्स टोटली फाइन कि अगर आप थोड़े से कम क्वेश्चन भी कर रहे हैं लेकिन उनकी जो वेटेज है मार्क्स के लिहाज से वो अच्छी है, तो यू कैन इजीली पास दिस मॉड्यूल विद गुड ग्रेड्स। तो इस पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका जो आइडिया जो एक्सप्लेन किया हुआ है रीडर ने, ठीक है, जो सॉरी राइटर ने, आप रीडर हैं तो जो मेन आइडिया एक्सप्लेन किया आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या बात एक्सप्लेन हुई है, अगर उसने कोई आर्गुमेंट दिया है या उसका कोई सजेशन है या उसके बारे में उसके क्या थॉट्स हैं, वो आपको इजीली आपका जो माइंड है उसको, आपका जो ब्रेन है उसको ले रहा हो, उसके आइडियाज को समझ रहा हो। ठीक है, आप रिकॉग्नाइज कर सकें और अगर आपका ओपिनियन उस पर पूछा जाए तो आप इजीली उसको भी बता सके कि मेरा इस पे ये ओपिनियन। उसके बाद लिसनिंग की तरफ आते हैं। तो लिसनिंग में आपको रिकॉर्डिंग सुननी होती है, वन टाइम ही वो प्ले होती है, दोबारा दोबारा आपको सुनने की परमिशन नहीं होती और वो उसमें थोड़े थोड़े पॉज होते हैं, इतना पॉज तो होता है कुछ सेकंड्स का कि आप अपना आंसर राइट कर लो। अगर आप गौर से सुन लेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, उसमें कुछ जैसे फिगर्स हो गए, कुछ नंबर्स हो गए, किसी जगह का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, कुछ ना कुछ वो बात में, जैसे कन्वर्सेशन होती है आप और मैं आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बात हो रही है, तो उन्हीं बातों में दो लोग बात करें, उन्हीं बातों में से ही हमारे आंसर्स जो है वो हमें मिल रहे होंगे, हमने उनकी बातों को गौर से सुनना होगा। ठीक है, इसमें आपकी जो एबिलिटी देखी जाती है वो ये होती है कि आप कितना अच्छा सुन सकते हैं। ठीक है, और उसको कितना अच्छा सुन के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही है, इसमें आपकी जो होगी एबिलिटी देखी जाएगी, जो जज की जाएगी क्वालिटी, वो ये होगा कि जो स्पीकर बोल रहा है उसके क्या थॉट्स हैं, वो क्या स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या डिटेल्स डिस्कस हो रही हैं और उसके क्या ओपिनियन, अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो वो किस चीज पे बात कर रहे हैं। अगर वो ब्लैंक है और उसके आगे पीछे कोई ऐसी बात लिखी है जो कि स्पीकर ने बोली है, आपने वहां से क्लिक करेगा आपका माइंड के ओके इस चीज का मुझे ख्याल रखना है। कुछ की पॉइंट्स होते हैं, हम वो देखेंगे प्रैक्टिस में कि हम उन की पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कि कब रीडर कब जो है स्पीकर वो ये बोलेगा और जैसे ही वो बोलेगा मुझे उसको सुनना है ध्यान से कि अब आने वाला मेरा आंसर, तो वहीं पे आपको पता चल जाता है, फौरन से पहले आप राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका टाइम जो है वो 30 मिनट्स का होता है और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलते हैं कि आप अपने आंसर शीट पे अपने आंसर्स को लिख लें। ठीक है, क्योंकि आपको सुनना होता है, आपके जो हेडफोन लगे होते हैं, सुनने के बाद आप जो मार्कशीट पे वो अपने जो आंसर्स लिख रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक एज होता है। अच्छा, राइटिंग जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राइटिंग एबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा जल्दी इम्प्रूव नहीं हो पाती जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करें।
मतलब बाकी चीजों को भी चाहिए प्रैक्टिस, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें हमें सोच के लिखना है। ठीक है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें सोचना है और उसके बाद लिखना है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। हमें रिपीटेशंस अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें। और इसमें जो आपकी एबिलिटी जज की जाती है, उसमें ये होता है कि जो जज है वो ये देखता है कि आपके जो जो आपने लिखा है वो बिल्कुल क्लियर हो, मेसी सेंटेंसेस ना हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी हो, सिनोनिम्स आपने यूज किए हों, अगर एक वर्ड यूज हो रहा है दोबारा अगर उसने आना है तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, मीनिंग उसका सेम रहे जिस तरह हम सिनोनिम्स देखते हैं। वोकेबलरी थोड़ी सी आप अपनी जो है उस पर फोकस रखेंगे, क्योंकि वोकेबलरी ऐसी चीज है आप याद नहीं रख सकते कि अच्छा मैं सारी वोकेबलरी सब वर्ड्स याद रख लूंगा। ये जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है ना, तो सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं। अभी मेरे माइंड में अगर एक वर्ड का एक मीनिंग सॉरी सिनोनिम होगा ना, तो क्या पता आप बाकी जो जितने 40 पार्टिसिपेंट्स अभी बैठे हैं, तो 40 और मुझे सिनोनिम्स मिल जाए, उनमें से कोई 3-4 तो मुझे याद रह ही जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है सेशन में बैठ के प्रैक्टिस करने का, बजाय इसके कि आप सोलो प्रैक्टिस करें, आप अकेले रूम में बैठ के खुद से प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आपके पास 1 से 2 इजाफा हो जाएगा सिनोनिम का। ये बाकी चीजों की भी बात कर रही हूँ, सिर्फ वोकेबलरी की बात नहीं कर रही। तो इसका जो है 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2, दोनों के डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, और ओवरऑल टाइम टास्क 1 का 20 मिनट्स है और टास्क 2 का 40 मिनट्स, क्योंकि एक में आपको लेंथी चीजें लिखनी होती हैं और एक में आपको एक बार चार्ट को देख के एक्सप्लेन करना होता है। ओवरऑल 60 मिनट। तो टास्क 1 में ये होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टैट्स बताने हैं, आपको एक ग्राफ दे दिया गया है। ठीक है, पाई ग्राफ हो सकता है, ठीक है, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, कोई भी ग्राफ दे दिया, कोई भी आपको एक इमेज दिखा दी है, आपको एक लाइन उसके बारे में बताई है। ठीक है, आपने उसके फॉर एग्जाम्पल उसमें से स्टैट्स लेने हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि फास्ट फूड की किस किस सिटी में कितनी कितनी जो है वो सेल्स हैं। ठीक है, कितना कितना, यानी कितना कितना खाया जा रहा है फास्ट फूड किस किस सिटी में, ये कितना सेल उसकी हो रही है, कुछ भी, मैं कोई भी स्टार्ट मुझे मिल गई उसकी एक लाइन, टॉपिक, टाइटल, और मुझे एक डायग्राम दिख रही है। अब मैंने उसको देखते हुए उसके स्टैट्स बताने हैं। अब हर एक सिटी में उसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, कहीं पे ज्यादा पसंद किए जा रहे होंगे, कभी कहीं पे कम पसंद किए जा रहे होंगे, तो मुझे हर एक सिटी के लिहाज से उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऐसे भी एक्सप्लेन नहीं करना कि मुझे ऐसा लगे कि मैं 4 सिटीज की अगर बात हो रही है तो मैं 4 को एक एक लाइन में इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं कि अच्छा इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, उसमें इतने। नहीं, उसको इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले देखना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है, कि मतलब किस किस सिटी में किस किस फास्ट फूड का कॉमन रेट है। आप पहले कॉमन वाला लिख लें, फिर आप डिफरेंस वाला देख लें कि कितना डिफरेंट है, ये कौन सा ऐसा है रेट जो सेम पॉइंट पे आ रहा है। तो इस तरह की चीजें आप ढूंढेंगे। जब इस तरह की चीजें मिलेंगी फिर आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान भी हो जाएगा और ये यूनिक भी हो जाएगा, बजाय इसके कि सीधे सीधे सिंपल सिंपल सेंटेंस लिख के हम उनको दे दें। ठीक है, तो ये इफेक्टिव राइटिंग नहीं है। फिर टास्क 2 में ये होता है कि आपको ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स का। टास्क 1 के लिए कम वर्ड्स होते हैं, 150 होता है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और सॉरी इससे ज्यादा हो जाए, इससे कम नहीं होने चाहिए। मतलब 200 तक चले जाएं, 220 तक चले जाएं वर्ड्स, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन कम एक वर्ड भी नहीं। अच्छा, ऐसे की बात कर रहे थे हम टास्क 2 में। अच्छा, हैंडरेज है जिनका, हम इस स्लाइड के बाद उनका क्वेश्चन देते हैं। 250 वर्ड्स होने चाहिए ऐसे के लिए। इसमें आपका कोई ओपिनियन आपसे लिया जा सकता है, कोई आर्गुमेंट या कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करके बताई जा सकती है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर बात की गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही हो कि वहाँ बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा, ठीक है, फैट है लोगों में, ओबेसिटी बढ़ रही है, ये एक प्रॉब्लम है। ये अगर वर्ल्ड वाइड की बात हो कि पूरी दुनिया में ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, किस वजह से बढ़ रही है, ये हो सकता है। या फिर क्या सजेशन है आपका कि इसको कम किया किस तरह किया जा सकता है। तो इस तरह की कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है, जनरल टॉपिक हो सकता है।
आपको हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जी, अभी क्वेश्चन कर लें किसका है। जी, बीना आपका हैंड रेज था। ओके, नो क्वेश्चन। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम एक क्वेश्चन था कि जो हम आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो देयर आल्सो अदर टेस्ट व्हिच वी कैन अप्लाई फॉर, जैसे पीटीई है, तो कहते हैं कि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं क्लियर करने के एज कम्पेयर टू आइल्स। अच्छा, आप आइल्स और ये जो बाकी के टेस्ट हैं उसको करना क्यों चाह रही हैं, उसका पर्पस क्या है? फॉर अब्रॉड स्कॉलरशिप, अब्रॉड स्टडीज के लिए। हाँ, तो बस जब आप यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो आपको अमेरिका में आने के लिए जो आपको स्कॉलरशिप चाहिए एडमिशन के लिए, वो आइल्स और जेआरई है। इसके अलावा कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, अगर आपको फुल ब्राइट या इस तरह की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है जो ग्लोबली नहीं होती, जैसे कोटा बेस होती है जिसमें आपको पढ़ के वापस आना होता है, चाहे जितने भी टाइम का वो ड्यूरेशन हो आपकी स्कॉलरशिप का, तो आप ग्लोबली अप्लाई करें तो आइल्स और जेआरई इज इनफ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिक्योर किया, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जस्ट आइल्स क्लियर किया, जेआरई भी नहीं किया था अभी, तो उनका एडमिशन हो गया था। क्योंकि ऐसा होता है ना, प्रोफेसर देख लेता है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, बाकी एक्टिविटीज इतनी अच्छी हैं, आइल्स के बैंड्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली जीआरई के भी अच्छे आएंगे, तो एक एक्सपेक्ट हो जाता है उनको हमसे कि हम अच्छा ही परफॉर्म करेंगे जीआरई में। तो ये 2 टेस्ट काफी हैं जिनकी तैयारी हम करवा रहे हैं, बाकियों की जरूरत नहीं है आपको। मैम काफी एक्चुअली माय फ्रेंड वाज सेइंग कि जो है ना जो पीटी वाला टेस्ट है उसमें करप्शन कम है, कह रहे हैं आइट्स में ज्यादा करप्शन है। जब फेस टू फेस स्पीकिंग का टेस्ट होता है तो उसमें जो है बैंड्स कम मिलते हैं, तो यू हैव टू अगेन गिव द टेस्ट एंड अगेन पे द अच्छा, फीस इसमें फॉर इट। मैं क्लियर कर देता हूँ। जी आइल्स आप जब आप आइल्स देते हैं तो आप यू कैन इक्वली अप्लाई विद टू इन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड यूएस साइड, तीनों को कवर कर देते हैं। मतलब एक दफा पैसे जमा करेंगे, एक दफा पैसे टेस्ट करेंगे एंड यू कैन क्लियर ऑल ऑफ देम। इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू पीटीई तो आप जो है यूजुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए आई बिलीव स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है कि भैया आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया साइड पे जाना है, so then it is considerable. But let's say if you are going for US and also applying for Europe and also applying for Australia based universities, then it is a good choice to go with IELTS rather than going with TOEFL and other all other tests. So Okay, you thank have you to and all save that. your so Means you have to save your पीटी is time. only specific for Australia. Yeah. Thank you. Yeah, I so got to some of my understand. colleagues have done that, so that's why I knew about PT. But if you are applying for US, and so you have to save your time and money. So at the end, Okay, got it. इनसे मेरा Thank क्वेश्चन you. है, आजकल जो सा ये लेटेस्ट न्यूज़ एक आई थी पहले आईलेट्स की कि अब आप इंडिविजुअल मॉड्यूल का भी टेस्ट दे सकते हैं। तो वो क्या है इस तरह के पहले आपको एक दफ़ा कंप्लीट देना पड़ेगा, और अगर आपके किसी बैंड किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन में कम बैंड्स हैं तो वो हम दे सकते हैं दोबारा, कि हम मतलब इंडिविजुअल सारे दे सकते हैं। हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक मॉड्यूल हम हमारा अच्छे से कवर नहीं हो पाया तो। मतलब एक दफ़ा पहले कंप्लीट देना पड़ेगा एक दफ़ा तो। हाँ, एक बार कंप्लीट देना पड़ेगा। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है अपने किसी बैंड से, किसी मॉड्यूल के, तो हम उसको कर सकते हैं। आप ये पूछ रहे हैं? अच्छा, हाँ जी। इसको या तो वो पर्सन बता सकते हैं जिसने रिसेंटली दिए, हम इसको कंफर्म कर सकते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट से, हम हमारे हाईकोर्ट से अगर किसी ने दिया है तो रिसेंटली, क्योंकि ये न्यू अपडेट है तो वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे हमें। लेकिन ये देखें जो भी अप्लाई कर रहा है वो इस नीयत से जाए कि भाई पहली बार में क्लियर करना है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। कॉस्टली होता है। तो ये इस तरह समझे कि आप मैट्रिक एग्जाम देने गए हैं, पहली बार आपने बैठे और इम्तिहान में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो इफ यू आर डूइंग दैट मॉड्यूल अगेन, इट मींस यू आर इम्प्रूविंग
द टेस्ट। और तो एट द एंड जो है ये बात सोच, इस तरह जहन अपना माइंड सेट बनाना है कि भाई आपके पास दूसरा चांस नहीं है, इस तरह बना के जाए। अगर आपके सोचेंगे ना कि भाई मेरे पास दूसरा चांस है, तो यू विल बी लैगिंग। सो यू हैव टू क्रिएट योर माइंड सेट, दिस इज द फाइनल चॉइस दैट आई हैव एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव। तो एक बार ही मेरा मौका है, एक बार ही मैंने क्लियर करके निकलना है। तो इस तरह सोच के जाएं, वरना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी में टाइम बहुत कम है, बड़े काम करने होते हैं इंसान ने। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच आसिम फॉर द एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं अभी, फिर फर्दर क्वेश्चन हम सेशन के एंड पे ले लेंगे। अच्छा, हमें कैसे प्रिपेयर करना है आइल्स के लिए? आपने सेशंस में आना है, प्रैक्टिस करनी है, जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको देना है, क्योंकि आपने सोलो प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, सबने सेशन में करना है। एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी और हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे, और सब अपने सजेशंस अगर उसमें पूछ रहे हैं या फिर आंसर्स हैं तो वो जो है वो बताएंगे, और इसी तरह हमारी जो वो प्रैक्टिस है, जो हमारी इम्प्रूवमेंट है वो होती जाएगी। ठीक है? अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, ये कितने दिन सेशन चलेगा? ये हमारा मंथ से ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितना फास्ट लर्न कर रहे हैं। अगर हम बहुत क्विकली लर्न कर रहे हैं तो ये बहुत पहले भी एंड हो सकता है, अदरवाइज हमारा काफी टाइम तक अच्छा, तो ये आप टेस्ट भी लेते हैं या जस्ट मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आप दोबारा बता सकते हैं? मैं कह रही हूँ आप टेस्ट वगैरह भी लेंगे हमसे? बेसिकली हम लेंगे नहीं, हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको टेस्ट असाइन कर दें कि भाई आपने ये होमवर्क करके लाना है, ऐसा नहीं होगा। या असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट करके आनी है, नहीं। हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। नहीं पता होगा, जैसे हमें नहीं पता है इज एट दी कब लगेगा, आर्टिकल्स कैसे, पास्ट में किस तरह बात की जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है? बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से हम कवर करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो इंट्रोडक्शन आज सेशन है, तो इसलिए मैं सारी चीजें एक बार में बता रही हूँ कि हमें जो जो चीजें करनी है इस कोर्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता एक मॉड्यूल को लेंगे, उसको कंप्लीट कवर करेंगे विद प्रैक्टिस, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड फिर चौथा। ठीक तो है? टाइमिंग क्या होंगी आपके ये लेक्चर की? 7 PM to 8 PM 1 आवर सेशंस होते हैं हमारे। ठीक है, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। अच्छा, हमारा जो टेस्ट होता है उसमें जो स्कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल जो स्कोर होता है ना हर आपके मॉड्यूल का, वो 9 होता है। ठीक है? जिसको हम बैंड कहते हैं। तो उसमें से हमें जो स्कोर करना होता है, जो भी ग्रेड हमारा आता है, ठीक है, जो भी हमारा बैंड आता है, फिर उसके बाद जो 4 मॉड्यूल्स का बैंड आ जाता है, उसका एवरेज निकल के हमारा पूरा टोटल जो है वो बैंड आता है। ईच मॉड्यूल का 9 स्केल होते हैं, यानी 9 बैंड होते हैं। अब जैसे ओवरऑल बैंड इसका 7.5 है, इसका मतलब ये है कि लिसनिंग में इसके 9 आउट ऑफ 8 है, और रीडिंग में 7 है, आउट ऑफ 9 है ये सब। और उसके बाद जो ऑन एवरेज बना है वो 7.5 बना है। तो ये ओवरऑल बैंड जो है वो कंसीडर होता है। ठीक हो गया? तो ग्रेडिंग आपकी इस तरह से होती है। अच्छा, रजिस्टर आपको, जब आप खुद को समझ चुके आई एम रेडी फॉर आइल्स, तो आप रजिस्टर खुद को करते हैं वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है? आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप किस डेट को आपने टेस्ट देना है ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है? और जो लोकेशन होती है वो भी आपने ऑनलाइन देना है या आपने ऑन साइट देना है। अच्छा, मुझे अभी कोई कंफर्म कर सकता है कि ऑनलाइन आइल्स अभी अवेलेबल हैं इस साल? मतलब हम देख सकते हैं, या फिर हमें इन पर्सन ही जाके देना है? कि ये इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है? नहीं, ओके, सही है। तो आपको लोकेशन खुद डिसाइड करनी होती है, और ये डेट भी खुद डिसाइड करनी होती है, टाइम भी, आई गेस। जी, अब आपके क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन जो आपका है रिगार्डिंग आइल्स, और अगर जनरल कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
नो क्वेश्चन? जी फातिमा पूछे। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, मैंने ना ये सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो स्लाइड्स काफी आपने बता दी थी। मुझे ये पूछना था कि टोटल मॉड्यूल क्या होते हैं, और जीआर में जो टेस्ट होती है जीआरई, वो मैंडेटरी होता है कि वो अपनी मर्जी होती है, इट्स अप टू मी कि दूं या ना दूं? ये जरूरी नहीं है कि आप जीआरई दे ही दें, बट आइल्स जरूरी है, इसको आपको देना है। तो अभी आपका फोकस आइल्स पे होना चाहिए, आप उसकी प्रैक्टिस करें। और ये जीआरई का जो है वो प्लस पॉइंट होता है, अगर आप दे लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का रिक्वायर भी होता है, रिक्वायरमेंट उसकी होती है कि आपको जीआरई देनी, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की नहीं होती, बट आइल्स तो मस्ट है, आपको ये देना है। तो अभी फोकस आप अपना मेनली आइल्स पे रखें, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने जीआरई की प्रिपरेशन करनी है या नहीं, उसका टेस्ट देना है या नहीं। But do और keep in mind the deadlines. कि यस, डेडलाइंस जो है उनको क्योंकि दिसंबर 1 जो है कट ऑफ डेट आ रही है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो इस तरह सोच के रखें कि भाई यहाँ भी मैंने आइट देना है, जीआरई देना है, तो बिफोर दैट आई हैव टू डू दैट, और आइदर आई हैव टू टॉक टू द प्रोफेसर कि भाई मैं बाद में दे दूंगा या दे दूंगी। सो डू टॉक टू देम अबाउट दिस। बिल्कुल। आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनको बताएं, अगर आपका इरादा है जीआरई देने का, तो आपके आइल्स पे बैंड अगर वहां पे मेंशन है आपकी ईमेल में, तो आप उनको बताएं कि जीआरई जो है वो मुझे देना है, और उसकी डेट भी मेंशन करें कि इस डेट को मुझे जीआरई देना है, ठीक है। तो आपने अगर कोई चीज प्री प्लान किया तो उसको फिर बताएं। ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर से कमिटेड हो जाएं कि ओके आप देंगे जीआरई, और उसके बाद आप नहीं दे पाए किसी रीजन की वजह से, तो पहले ही सारी चीजें प्री प्लान रखें, और मिस कमिटमेंट कभी नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम सर ये जफर, सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फॉर द स्टूडेंट्स? जी आपका क्वेश्चन है, कुछ पूछ रही हैं आप? ओके, थैंक यू। जी मैं पूछ रही हूँ, ये एकेडमिक होगी या जनरल की आप तैयारी कर पाएंगे? एकेडमिक, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं बाहर, तो उनको एकेडमिक आइल्स और जीआरई की जरूरत होती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, इसमें जो आइल्स है, इसमें इवन जो यहाँ पे अमेरिका में भी देसी बैठे हैं 10-10 साल से, अगर उन्हें भी आइल्स करना पड़ जाए तो उनका स्कोर अच्छा नहीं है। कई दफा एक्सेंट का प्रॉब्लम हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेसिकली आइल्स इज मोर अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश एज कंपेयर टू दिस। जो जीआरई है दैट इज मोर अबाउट के हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। उसमें मैथ है, एनालिटिकल और वोकैबुलरी है, उसमें बोलना तो है ही नहीं, ना सुनना है उसमें। तो उस लिहाज से वो साथी जिनका आईएलटीएस का स्कोर बुरा आता है तो दे हैव ऑप्शन फॉर द जीआरई। और प्लस जीआरई को जो वेटेज है वो ज्यादा दी जाती है काफी सारी यूनिवर्सिटीज में, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में वो प्रीरेक्विजिट भी होता है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। तो बाकी अमेरिका में फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना काफी आसान है। मेरा ख्याल है कोई भी बंदा मुनासिब प्रेपरेशन करे तो उसे पहले नहीं तो दूसरे साल मिल जाएगा, और अगर वो प्लानिंग ठीक करे तो। So it is great to see so many students, so many serious people who are planning their career. तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो we have 10 minutes. तो जो साथी मुझे नहीं जानते तो I am Dr. Zafar Shahid from California. हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम दानिश है। मैंने ना कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है, लेकिन मेरा ना सीजीपीए बहुत कम है। तो मैंने यूएस में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपसे थोड़ी सी गाइडेंस लेनी है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने मेरी टॉक्स देखी हैं?
कैरियर मैं काउंसलिंग टॉक? न्यू बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो कोई साथी चैट में मेरी 4 टॉक्स दे दे कैरियर काउंसलिंग पे, शेयर कर दे लिंक। तो जिन साथियों ने देखी हुई तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड के वो देख ले। तो वो कुछ घंटे आपके लगेंगे तो उन्हें फास्ट स्पीड में देखे 1.5x पे, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैरियर ठीक है, प्लान कैसे करना है, कैरियर में किस टाइम पे कौन सा काम करना थैंक यू। है, राइट। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन सेलेक्ट। ठीक सर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं बतूल सर, मैंने ना बैचलर्स की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मास्टर्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो फर्दर मैं जी पीएचडी करना चाहती हूँ बाहर, तो उसके लिए कोई ठीक है, गाइडेंस अगर आप दे सकते हैं। हाँ उसके लिए भी आप वो चारों वेबिनार सुने। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप बाहर अप्लाई कर रही हैं तो नॉर्मली यूएस को टारगेट करें, 99% एफर्ट यूएस पे लगाएं। और उसके बाद अगर आपको कोडिंग अच्छी नहीं आती तो बी एक्सपर्ट इन कोडिंग। अच्छा नहीं बनना कोडिंग में एक्सपर्ट बनना है, इतना एक्सपर्ट बनना है कि अगर आप एप्पल का इंटरव्यू रख दें तो वो ले ले। और उसके बाद आपने जो अमेरिका में पीएचडी है वो 5 साल की होती है, 2 साल का कोर्स वर्क होता है, 3 साल का रिसर्च होती है। 2 साल के कोर्स वर्क के बाद आपको मास्टर की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, बाकी आप मेरी वो टॉक्स देख रहे हैं तो उसमें सारी बातें डिटेल से दी हुई। तो ये बात याद रखें कि अमेरिका में बेशक आपने 5 दफा मास्टर कर लिया है इन यूएसए, अगर आपने जिंदगी में पढ़ा लिखा बनना है तो यूएसए में मास्टर लाजमी करें। पीएचडी बेशक ना करें, रिसर्च वर्क बेशक स्किप कर दें। अमेरिका में जो लोग पीएचडी स्टार्ट करते हैं उनमें से 40% 2 साल का कोर्स वर्क करके मास्टर की डिग्री लेके तो इंडस्ट्री में आ जाते हैं। तो इट इज वेरी कॉमन। और अमेरिका जिन साथियों ने आना है मेक श्योर करें कि तो उनकी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की प्रेपरेशन पूरी हो। अगर पूरी नहीं है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों का कैरियर बहुत बुरा जाएगा, आप जलील हो जाएंगे लाइफ में। क्या सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, कंपनी अच्छी नहीं होगी, वो काम बहुत ज्यादा करवाएंगे और लर्निंग भी नहीं होगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। और दूसरा, जो लोग अमेरिका आ रहे हैं उनका कोर्स और पाकिस्तान में बैठे हुए पूरा होना चाहिए एक दफा, ताकि वो अमेरिका में जीपीए 4 ले सके। अगर जीपीए 4 में टॉप करें अपने मास्टर में, अगर आप टॉप नहीं कर सके फिर भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज को इस तरीके से प्लान करें। दिस इज जी पार्ट सर। ऑफ योर प्रेपरेशन फॉर योर पीएचडी। जी आपने जो कहा कि कोर्स वर्क पूरा होना चाहिए, ऐसे क्या मुराद है? इसकी ये बात है कि जितने आपने कोर्सेज लेने हैं कोशिश करें कि वो कोर्सेरा से या हार्वर्ड के या एमआईटी की वेबसाइट से सेम कोर्स लेके समझ लें पूरे का पूरा। वो हम आई कोड गुरु पे करवाते भी हैं, कोर्स कंप्लीट करवाते हैं जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाते हैं ना उन्हें। इसीलिए हमारे जितने स्टूडेंट अभी तक गए उन सब ने टॉप किए। एक स्टूडेंट सेकंड आया था, उसकी रीजन ये थी कि फर्स्ट स्टूडेंट भी उस सेशन में हमारा था। तो दैट गिव्स यू अ रियली गुड स्टार्ट। देखें ना, आप मास्टर में टॉप कर लें और आपकी गूगल की तैयारी हो, मास्टर में टॉप करेंगे आपको इंटरव्यू मिल जाएगा आसानी से, रिक्रूटर फौरन इंटरव्यू कर लेगा आपका। और आपकी आगे से तैयारी हो, और चूंकि फ्रेश ग्रेजुएट का इंटरव्यू बहुत ही सिंपल होता है, उससे कोई मुश्किल सवाल नहीं किए जाते, तो यू विल स्टार्ट योर कैरियर विद माशाल्लाह $3 लाख महीना सैलरी, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। आपको जो महीने की सैलरी मिलती है वो 1 पाव गोल्ड के बराबर है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। नो मैटर हाउ जीनियस यू आर और हाउ लो आईक्यू यू आर, अगर आप ये प्लानिंग करें तो ये चीज आराम से हो रही है। तो कैरियर को बुरे तरीके से प्लान करने का तरीका है कि कंसल्टेंट को ढूंढें, बाकी उनको ढूंढे, तो मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊँ, और जब बाहर निकल जाए तो पता चले कि वहां पे भी बेकार करनी पड़ रही है। क्यों? क्या था कुछ नहीं। जो लोग अमेरिका मास्टर करने आते हैं उन्होंने पहले तैयारी नहीं की होती, तो पहले 2 सेमेस्टर तो उन्हें अमेरिका का सिस्टम समझने में लग जाते हैं और उस वक्त तक जीपीए बुरा आ चुका होता है। तो अमेरिका में जो बाकी लोग आते हैं वो पूरी दुनिया से हार्ड वर्किंग आते हैं। जो इंडिया से लोग आते हैं वो बड़े फोकस्ड होते हैं कि भाई हमने जाना ही गूगल में, एप्पल में या इस लेवल की कंपनी में है, तो दे आर लेजर फोकस्ड। ठीक है, वो आप ये समझ लें कि वो जब से पैदा हुए हैं उस वक्त से उनका ये टारगेट है।
तो वो बड़े प्री प्लान्ड होते हैं, बहुत तैयारी करके आते हैं, तो यू आर कम्पीटिंग विद दोज पीपल। जी किसी और को क्वेश्चन? आसिम, आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ गई। Assalamualaikum sir, I have a question. जी Myself Malaika Ahmed and I'm a fresh graduate from NUST STF campus. I did graduation in physics. So my question is, in Pakistan there is like very few less opportunities as a physics graduates. So my question ये है कि when I do apply for the abroad, तो they do see the degree कि आपकी BS की degree क्या है. अब मैं जो ना field switch करने के बारे में सोच रही हूँ. So मेरा क्वेश्चन है कि is there any possibility, is there any university out there in the US जो जहाँ पर वो इस चीज को ना देखें कि आपकी BS की डिग्री क्या है. अगर मैं फील्ड स्विच करना चाह रही हूँ, लेट्स आपने से किस कि फील्ड में जाना है? सर मैं CS या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस साइट पर देख रही हूँ. अच्छा डेटा आपको ये अच्छा आपको किसी ने यूनिवर्सिटी में भाई ये नहीं बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेसिकली फील्ड फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस का नहीं? Nobody tell you about this? नो. अच्छा आपको किसी ने ये भी नहीं बताया कि गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में BS फिजिक्स, BS मैथ, BS कंप्यूटर साइंस, इन सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं? नो, आई डिड नॉट नो दिस थिंग. अच्छा ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली आपको बस डिग्री बिल्कुल ठीक है, जो प्रॉब्लम है आपके साथ वो ये है कि आपको कोडिंग नहीं आती. या लेकिन यहाँ अमेरिका में जब वो BS मैथ या फिजिक्स करके आता है तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी कोडिंग अच्छी है, उसकी कोडिंग उतनी अच्छी है जितनी कंप्यूटर साइंस वाले की है. तो आप अपनी कोडिंग पे फोकस करें, IELTS अच्छा लें, GRE अच्छा लें, अगर आपका GPA अच्छा है तो यू हैव चांस इन एवरी डिपार्टमेंट. तो अगर आप iCode गुरु पे रेगुलर रहती हैं तो इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट फॉर यू, आपको कोई मसला नहीं होगा. हम आपकी कोडिंग भी ठीक कर देंगे और आपको यूनिवर्सिटीज में भी गाइडेंस मिल जाएगी और क्या कहते हैं आपको कोर्स वर्क भी करवा देंगे उस यूनिवर्सिटी को. Alright, so iCode Guru is like I don't have an idea about it. Is it paid or it is what? It is free. It is run by California-based Pakistani engineers. हम दिन में 6 घंटे फ्री पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अगर आप आ जाएं तो आपको भी फ्री पढ़ाया जाएगा. और हम हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में लेके जाते हैं बच्चों को. हमारे बच्चों को जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो मोस्टली इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के होते हैं, वो पाकिस्तानी लोगों के नहीं लिखे होते हैं. इसके अलावा हम SOP, LORs, रिसर्च स्टेटमेंट, इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं. इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म. Alright, yes sir, मैं definitely इस पे ज्वाइन करूंगी. Thank you so much. और जी, और आपकी यूनिवर्सिटी को iCode गुरु का काफी अच्छे तरीके से पता है. Sir, I have another question. Do you provide the one-on-one career counseling sessions to students? जी मैं यहीं पे 1-on-1 देता हूँ. ये जो भी हम कर रहे हैं ये 1-on-1 है. आप सेशन में आके जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे. Alright. ठीक है, पहले मैंने अभी आपको देखा ना, टिप्स दे दी हैं. प्रॉब्लम विद यू इज दैट कि आपकी डिग्री पूरी है लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है क्योंकि आपको कोडिंग नहीं आती. हाँ, तो आपके लिए 1-on-1 ये कोडिंग करें, हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में जाएं, तो ये 2-4 महीने करें तो उसके बाद आपको मेरी नेक्स्ट बातें समझ आना शुरू हो जाएगी. ठीक है सर. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर. जज़ाकल्लाह. जी वेलकम. डू वी हैव 8 PM क्लास मैम इल्सा? जी सर. अच्छा ठीक है, तो उसका लिंक यहाँ चैट में दे दें जूम का, तो हम सब लोग फिर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं. ठीक है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. जी सर. जी पूछें. So I am applying for again PhD directly, but in UCF, University of Central Florida, डॉक्टर बारिश आ गई या फिर डॉक्टर चैन के अंडर अच्छा मोस्ट लाइकली. ठीक है, तो ठीक उनको है. मैं प्लान कर रहा हूँ और उस साइड पे मैं, या फिर मैं साथ CMU को और जॉर्जिया टेक को भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा अच्छा. मेन फोकस ये है UCF है. UCF CR
CV जो लैब है उसके अंदर। अच्छा तो जैसा आपने कहा कि 40% स्टूडेंट्स अराउंड आफ्टर completion of masters theory work they drop out from the PhD. So does this make a bad impact or something? ये मैं सिर्फ समझने के लिए बिल्कुल कह भी रहा हूँ बैड कि ये इम्पैक्ट नहीं है, इट इज ऑप्शन इन द कैरियर। लेकिन ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगता फिर। सही, क्योंकि इफ अ स्टूडेंट अच्छा हो हम्म, तो फिर प्रोफेसर कहता है कि यार देखो ना कर लेते PhD तो क्या कहते हैं मतलब अच्छा अगर था। लेकिन 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 reasonable, इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ओके, सो मतलब कि कोई मसला नहीं है, मैं अप्लाई करूँ डायरेक्ट आराम से, बातचीत करूँ उनसे, सही हो। हाँ थैंक यू। बिल्कुल, लेकिन आई जी एम जी, नॉट श्योर कि आप सिर्फ इन 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बाकियों में क्यों नहीं अप्लाई कर नहीं रहे? मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया, और मैं ठीक है, मतलब लास्ट वीक और से पिछले वीक से मैंने स्टार्ट कर दिया था लुकअप करना। आई हैवंट शॉर्टलिस्टेड द यूनिवर्सिटीज, FIU भी एक ऑप्शन है, तो मैं देख रहा हूँ अभी। अच्छा तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताइए। बाकी यूनिवर्सिटीज आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? मैं रिजेक्ट कोई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे आई शॉर्टलिस्ट कर डोंट रहे नो, हैं। या चले आई डोंट चले नो स्टूडेंट, कि किस तरह हम करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आसम नेक्स्ट सेशन में आए तो मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट देता हूँ आपको। चलो, थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द 8 PM सेशन। तो जूम लिंक चैट में आ गया होगा, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लो। जी जी, थैंक यू।